अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शेरामान ला क्लासेस। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और आज हमारा लेक्चर जो इस क्लास में मैं डिलीवर करूंगा ये इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट से रिलेटेड है। और ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है जुडिशरी के एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ दी इल्लीगल डिस्पोजेशन एंड हाउ द पर्सन्स हु आर इल्लीगली डिस्पोजेस्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी बी रिस्टोर्ड। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जुडिशरी के एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन का तफसील के साथ जवाब देने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूँ और इसके बारे में आपको बता दूँ कि ये एक्ट कब आया था, किस मकसद के लिए पास हुआ और इसके पीछे क्या मकासद थे जब इस एक्ट को पास किया गया था पार्लियामेंट से। तो दोस्तों, बेसिकली हमारा जो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट है इसका मकसद ये है कि उन लोगों को जिनको हम प्रॉपर्टी ग्रेबर्स बोलते हैं या जो गुंडे होते हैं जो कि लोगों के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ज़बरदस्ती वो कब्ज़ा करते हैं, प्लॉट्स और मकान घरों वगैरह पे, और ज़्यादातर ये काम बड़े बड़े शहरों में होता है। तो इस मकसद के लिए ये एक्ट लाया गया ताकि उन लोगों को जो उनकी ज़मीनें होती हैं या प्लाट्स वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि लीगल ओनर्स है, और जो इल्लीगली लोग फोर्सिबली उसके ऊपर कब्ज़े करते हैं जिसको कब्ज़ा माफिया या कब्ज़ा ग्रुप कहा जाता है, उसको कर्ब किया जाए। तो इस मकसद के लिए ये एक्ट पास किया गया 2007 में। लेकिन थोड़ा सा फिर जो लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट किया और ये जो एक्ट है इस पे लोगों ने मतलब मुख्तलिफ़ अदालतों में वो चले गए और मतलब बाकायदा मुकदमात का एक भरमार शुरू हो गया अदालतों में, और ज़्यादातर सिविल नेचर के मुकदमात जो है लोगों ने इस इल्लीगल एक्ट के शेप में वो मतलब लोगों ने दायर करना शुरू किए। और इसके बाद ये हुआ कि काफ़ी सारे केसेस खारिज भी होते गए। रीज़न इसकी ये है कि ये जो एक्ट है बेसिकली ये इसका मकसद, इसका जो प्रियम्बल है अगर हम इसको पढ़ें तो इसका मकसद ये है कि ये इल्लीगल ओनर्स को जो कि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़ा करते हैं उनके ख़िलाफ़ है। सेकेंडली इसमें यह है कि ये एक क्रिमिनल लॉ है, ये सिविल लॉ नहीं है, और अगर कोई बंदा किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा जमा लेता है और प्रॉपर्टी के ऊपर वो कब्ज़ा करता है तो वो एक इल्लीगल एक्ट करता है और बाकायदा वो एक जुर्म है जिसकी 10 साल सज़ा है। तो आम तौर पे हमारे जो सिविल नवियत के केसेस होते हैं इसमें यह है कि आपस में पार्टीज़ के दरमियान कोई सिविल डिस्प्यूट होता है प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी में वो दोनों अपोजिट राइवल होते हैं और बाकायदा उनके क्लेम्स होते हैं अपोजिट। तो वो क्या करते रहे, उन्होंने इसी तरह के मुकदमात दायर की, और ज़्यादातर ये जो एक्ट है इसका मकसद पूरा नहीं हो रहा था और इस तरह के बहुत सारे अंबार लग गए अदालतों में। तो इस सिलसिले में फिर लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास की और जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा के सरबराही में, और इसमें इस एक्ट का जो मकसद है उसको बयान किया गया कि इस एक्ट का मकसद क्या है और किस मकसद के लिए ये एक्ट पास हुआ है। इसको बयान किया गया उस जजमेंट में आसिफ सईद खान कोसानी डिटेल के साथ। और जब वो जजमेंट पास हुई तो इसके बाद वो जजमेंट जो था उसको बाकायदा लाहौर के हाई कोर्ट के अंदर जितनी भी मातहत अदालतें हैं वहाँ पे उसको सर्कुलेट किया। तो इसके बाद 2007 के बाद एक और सिनारियो शुरू हो गया, वो ये था कि बाकायदा अदालतों ने जो मातहत अदालतें हैं अदालतों ने फिर उन तमाम मुकदमात को ख़ारिज करना शुरू किया। तो ये एक यू टर्न बन गया। बाद में ये हुआ कि 2016 में इस पे मिस्टर जस्टिस ज़हीर जमाली की सरबराही में एक बेंच तश्कील दिया गया था, और इसके बाद लाहौर सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को, जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसको रिव्यू किया। और इसका जो मकसद है इसमें ये भी कहा गया उस जजमेंट में कि इसका मकसद जो है सिर्फ मतलब प्रॉपर्टी ग्रेबर नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा बेसिकली वो प्रॉपर्टी ग्रेबर नहीं है लेकिन किसी प्रॉपर्टी के ऊपर वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा करता है तो वो शख्स या अशख़ास भी वो प्रॉपर्टी ग्रेबर्स के ज़मरे में आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई ट्रैक और बैक रिकॉर्ड हो और हम कहेंगे कि ये कब्ज़ा माफिया है या नहीं है। तो ये 2016 में जब ये जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट में
उसका फिर बाद में मैं आप लोगों को साइटेशन दूंगा। तो इसके बाद दोबारा मतलब अदालतों ने इसके ऊपर काम शुरू किया और अभी 2016 से ये बाकायदा जनाब इसके ऊपर फैसले होते हैं और जो लोग कन्विक्ट की जाते हैं, जो मतलब ये जिनके ख़िलाफ़ ये जुर्म साबित हो जाता है, ना सिर्फ कि जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल ओनर को वापस मिल जाती है बल्कि उन लोगों को भी सज़ाएँ भी हो जाती हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली ये जो एक्ट है ये एक शॉर्ट एक्ट है। टोटल इसमें 9 सेक्शंस हैं और इसके चंद सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को वो सेक्शंस का हवाला दे देता हूँ। इसमें सेक्शन 9 है और सेक्शन 9 में ये है कि प्रिवेंशन ऑफ इल्लीगल डिस्पोजेशन, मतलब जो कोई इल्लीगल डिस्पोजेशन करना चाहे तो उसको प्रिवेंट किया जाएगा और बाकायदा इसके बारे में ये सेक्शन 9 है। और इसके बाद कॉग्निजेंस से मुतालिक जो सेक्शन है कि सेशन कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो कॉग्निजेंस लेंगी, तो वो हमारा सेक्शन 4 है। तो जब हम इस्तिगासा दायर करते हैं जिसको हम प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं, सेशन कोर्ट में उसको दायर किया जाता है और फिर सेशन जज साहब की मर्ज़ी है कि उस कंप्लेंट को या ख़ुद सुने या एडिशनल सेशन जज के हवाले करें। और जब हम इस्तिगासा दायर करेंगे तो इस्तिगासा हम सेक्शन 9 और सेक्शन 4 के तहत दायर करते हैं अदालत में, जो कि सेशन कोर्ट है और सेशन कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो इस केस को सुने। इसके बाद सेक्शन 5 जो है ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है और जब भी हम इस्तिगासा दायर करते हैं इब्तिदाई समाअत होती है, डॉक्यूमेंट्स हम प्रोड्यूस करते हैं और इब्तिदाई समाअत के बाद जो कंप्लेनेंट है उसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है और इसके बाद उसका जब बयान रिकॉर्ड किया जाता है तो इसके बाद मैटर को रिफ़र किया जाता है थाने का जो मुतालिका SHO है कि वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करे। और फिर इस एक्ट में है कि विद इन 15 डेज़ जो मुतालिका SHO है वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा और बाकायदा रिपोर्ट सबमिट करेगा सेशन कोर्ट में। तो ये सेक्शन 5 इसका जो है ये रिलेटेड है इन्वेस्टिगेशन और इसका जो प्रोसीजर है उसके हवाले से। फिर इसके बाद सेक्शन 6 है जो कि भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें यह है कि परस करे एक प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर एक पार्टी ने क्लेम किया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और किसी और पार्टी ने इसको इल्लीगल मतलब इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो फिर अदालत के पास इख्तियार है कि अगर दोनों पार्टीज़ के राइवल क्लेम्स आ जाते हैं और कोर्ट ये समझती है कि इसका जो एक्चुअल ओनर है ये कौन है ये क्लियर नहीं है, तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि सेक्शन 6 के तहत उस प्रॉपर्टी को आर्जी तौर पे अटैच करे, अपने इख्तियार में ले ले, तो अदालत उसको ले सकती है। और जब अगर केस कंप्लेनेंट के हक़ में आता है तो फिर बाकायदा उसको प्रॉपर्टी उनके हवाले करे सेक्शन 8 के तहत। तो ये सेक्शन 6 इस बारे में ज़िक्र करता है, सेक्शन 6 में इसके बारे में ज़िक्र मिलता है और ये सारी चीज़ें सेक्शन 6 में हैं। इसके बाद सेक्शन 7 इसका जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इंटरम रिलीफ से रिलेटेड है। मतलब किसी ने अगर किसी को डिस्पोजेस किया है और वो इस्तिगासा दायर करता है तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे और विद इन दी ड्यूरिंग द ट्रायल वो एक एप्लीकेशन वो बाकायदा एप्लीकेशन दायर कर सकता है और इसमें वो अपना मौके पर इख्तियार कर सकता है कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये इंटरम रिलीफ के तौर पर मुझे विद इन ट्रायल दी जाए। तो इसके बाद वो शोटी बांड जमा करेगा कोर्ट में और बाकायदा अदालत इसमें वो इंटरम रिलीफ के तहत वो प्रॉपर्टी दे सकती है, ये भी अदालत के पास इख्तियार है। और इसके बाद जो सेक्शन 8 है वो रिलेटेड है, सेक्शन 8 जो हमारा है वो रिलेटेड है कि जो प्रॉपर्टी है बाकायदा इसकी वो जो डिलीवरी है कोर्ट, अगर अदालत ये समझती है कि ये बंदा प्रॉपर तरीके से जब डिस्पोजेस किया गया है और ये एक्चुअल ऑनर है तो सेक्शन 8 के तहत अदालत उसको बाकायदा जनाब वो ऑर्डर जारी करेंगे, आखिरी जजमेंट पास करेंगे और इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो ऑनर को दी जाएगी। और साथ साथ जो जिसने ये जुर्म कमिट किया है तो इसमें 10 साल तक सज़ा है, कोर्ट की इख्तियार है, सज़ा कम भी दे सकती है, ये अदालत की सवाबदीद पे है, लेकिन 10 साल तक इसमें सज़ा का मौजूद है। और इसमें फिर ये सेक्शन 9 जो है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 9 में ये बात है कि इसके ऊपर जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1898 का ये एप्लीकेबल है और पूरा तरीक़ाकार कोर्ट इसी को अडॉप्ट करेगी जो हमारे सिविल प्रोसीजर कोड 1898 में है। तो ये 9 टोटल इसमें सेक्शंस है और आम तौर पे ये होता है कि
हमारे जो केसेस है सिविल नवियत के केसेस, एक तो हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जिसमें हम मुख्तलिफ़ दावजात दायर करते हैं कोर्ट्स में, जिस तरह हमारे इस्तिक़रार हक़ का दावा है या मतलब और तकसीम का दावा है, ये सारे दावजात हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत करते हैं। कुछ दावजात इस तरह है कि हम रेवेन्यू कोर्ट में रेवेन्यू एक्ट के तहत वो भी हम जाते हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट, वो भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ये कानून इसलिए लाया गया ताकि उन लोगों को कर्ब करे जो कि प्रॉपर्टी ग्रेबर्स है और जो लोगों को जायदादों के ऊपर कब्ज़े करते हैं और बाकायदा लोग जहनी अजियत का शिकार हो जाते हैं। तो ये क्रिमिनल लॉ को सिविल लॉ की शक्ल दी गई है और ये कानून लाया गया है। पाकिस्तान में अभी ये इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन इस पे केस दायर करने से पहले अगर आप वकील हैं तो आप ज़रा उसको गौर से पढ़ें कि इसका मकसद क्या है। अगर आपका केस सिविल नवियत का है तो हरगिज़ आप इसको इल्लीगल डिस्पोजेशन के तहत दायर ना करें। यानी इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो बंदा ग्रेबर है आया उसने प्रॉपर्टी ग्रेब की है या नहीं की है। अगर उन लोगों के दरमियान कोई आपस का कोई ताल्लुक़ है प्रॉपर्टी के ऊपर और मतलब वो राइवल क्लेमेंट्स है तो फिर हरगिज़ आप लोग इल्लीगल डिस्पोजेशन के तहत दावा दायर ना करें, इसलिए कि अल्टीमेटली फिर इसका रिज़ल्ट ये मिलेगा कि अदालत उस दावे को ख़ारिज करेगी, तो इसका फिर फ़ायदा नहीं है और जो इसको हम इस्तिग़ासा बोलते हैं इस्तिग़ासा को ख़ारिज करेगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बेहतर ये है कि आप दावा दायर करें। और ये एक कंप्लेंट है, बाकायदा एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। जब आप ये दावा ये इस्तिग़ासा दायर करते हैं तो ये क्या है, बेसिकली हम एक ये क्रिमिनल कंप्लेंट है, एक बंदे के ख़िलाफ़ हमारी कंप्लेंट जाती है जिसमें ना सिर्फ प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है बल्कि इसका अल्टीमेट ये भी है कि उस बंदे को सज़ा भी हो जाती है। तो ये ऐसा एक्ट है कि जिसमें आप एक पनिशमेंट भी करना चाहते हो जो जिसने आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये तो था दोस्तों, मैंने आप लोगों को थोड़ा जर्नली बता दिया कि ये इस एक्ट का मकसद क्या है और किस मकसद के लिए ये एक्ट पास किया गया था। अभी जो जुडिशरी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इसके ऊपर एक डिक्टेशन दूंगा और जो क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज़ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट and how the actual owner be restored in the property and under which section interim relief may be granted। तो इस पे मैंने एक लेक्चर तैयार किया है, तो दोस्तों वो नोट्स है, मैं आप लोगों का भी वो डिक्टेट करता हूँ इसके बारे में। The object of this act was to provide deterrent punishment to the property grabbers, Qabza group, land mafia, Hondas, China cutters, and to provide speedy remedy to those illegally dispossessed of immovable property. Then various judgments were passed by the Lahore High Court and Supreme Court of the country. One judgment was passed on 19 January 2007 in which the Honorable Judge of the Lahore High Court, Mr. Justice Asif Saeed Khan Kosa, has declared that this judgment is related with the Illegal Dispossession Act, in which he categorically mentioned that the people misusing the purpose of this act and they convert civil litigation into criminal litigation, and direction were given to the subordinate courts under the Lahore High Court to consider the matter and not entertained such complaints which are against the spirit of Illegal Dispossession Act, especially about the preamble, if the preamble goes against it. Then the same judgment was challenged in the Supreme Court of Pakistan, and in 2016
under the guidance of Mr. Justice Anwar Zahir Jamali, the landmark judgment was passed. That is 2016 Supreme Court SCMR page number 1931. This judgment was passed, and in this judgment the Honorable Supreme Court declared that the preamble has not mentioned anywhere that who are the property grabbers and who are the Gundas. And the Supreme Court declared that any person who grab the property, he is termed as property grabber, and there is no need to trace out the record of the person, that whether he belongs to Gunda group or not. So the Honorable Supreme Court declared that those individuals who are involved to grab the properties, they come under this category, and complaint may be filed and they may be convicted under this Act 2005. Next paragraph. The Illegal Dispossession Act 2005 is very short act consisting of 9 sections. The purpose of this act was to protect the owners of immovable property from the property grabbers. Section 9 of this act provides procedure, that is the procedure adopted in the Criminal Procedure Code 1898. Similarly, section 3 of this act says that no one shall grab or control the immovable property from its owner. If any one contravenes this section 3 of the Illegal Dispossession Act 2005, he shall be punished with imprisonment which may extend to 10 years, or with fine, and the victim of the property shall also be compensated, and according to the provisions of section 544A of the code, यानी सेक्शन 544A के तहत उनको कंपनसेट किया जाएगा, जो कि हमारा कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898. ये द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, इसको विद इन ब्रैकेट लिखे. Section 544A provides the mode of payment of compensation which is caused to the owner of property. Full stop. Next paragraph. The court of session shall take the cognizance of the offence. The court at any stage of proceedings may direct the police to arrest the accused. The police shall investigate the matter within 15 days. The court shall proceed with day-to-day hearing and shall decide the case within 60 days. यानी हर रोज़ समाअत होगी और 60 दिन के अंदर अंदर फैसला किया जाएगा. Next paragraph. Under section 6, the court has power to attach the property till the final decision of the case, if the court is satisfied that the claimant is found prima facie is owner, the court may grant him to restore in possession as an interim relief. ये interim relief को आप inverted commas में बंद करें. Next paragraph. On conclusion of trial, the court shall pass in order and shall restore the original owner in possession if the property is not granted as an interim relief under section 7,
The code of criminal procedure shall be applicable to this act. अभी conclusion लेके, in conclusion we can say that it is a good law for those who are dispossessed by the property grabbers from their legal and actual possession, and this is a criminal and alternate remedy for those who suffers at the hands of gundas and property grabbers. Full stop. This law provides criminal litigation and short and speedy remedy for the people who have no power to dredge the lengthy matters of civil nature in courts. So with this I conclude my lecture. If you like this lecture, so please subscribe my channel and also click the bell icon button so my notification shall reach to you. Thank you so much. Allah Hafiz.